नेक्स्ट पेट्रोलियम। तो अभी तक हमने बॉक्साइट, लीड, कॉपर, टंगस्टन, क्रोमाइट ओर, मैग्नीज, आयरन ओर के बारे में पढ़ा। अब पेट्रोलियम के बारे में जानना चाहेंगे। पेट्रोलियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है। इट इज़ आल्सो एक्सटेंसली यूज्ड इन द प्लास्टिक एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में ही इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस 4 करोड़ टन्स ऑफ पेट्रोलियम इन 2015। तो भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादन किया गया था। दिस वाज लेस देन क्वार्टर ऑफ आवर टोटल कंजप्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि 2015 में 4 करोड़ टन पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था, जो हमारे कुल उपयोग के 1/4 से भी कम है। मतलब हमारे भारत में इतना कम पेट्रोल होता है। तो हमको कहाँ से करना पड़ेगा? इसकी पूर्ति करने के लिए बाहर से मंगाना पड़ेगा, है ना। और इस कारण भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात करनी पड़ती है। The country has to import large quantity of petroleum and petroleum product. In 2015, 19 crore tons of petroleum and petroleum product were imported. तो 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम उससे बनी वस्तुएं आयात की गई। हमारे सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 5% इस आय में लगता है, जो कि बहुत अधिक है। अब हमारे यहाँ भी खोज की गई 1866 में। तो असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुएं खोदे गए। फिर पेट्रोलियम को साफ करने के लिए कारखाना लगाया गया 1893 में। 1899 में आसाम में भी एक कंपनी की स्थापना की गई। 1953 में नाहरकटिया क्षेत्र की भी खोज हुई। इस प्रकार हम देखते गए कि धीरे धीरे भारत में भी इसका खोज किया गया कि आयात से मंगाने पर ये ज़्यादा महंगी पड़ रहा था। 1960 में गुजरात का जो वसुंधरा है वहाँ भी उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1961 में पेट्रोलियम खोजने का काम काफ़ी तेज़ी से किया गया और गुजरात के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पर पेट्रोलियम का पता चला हमें। असम में भी कई क्षेत्र ढूंढे गए, परिणामतः उत्पादन अब तेज़ी से बढ़ने लगा। 1961 से के 513,000 टन से बढ़कर 6,311,000 टन हो गया। मुंबई में भी हाई का पता लगाया गया, अगले वर्ष इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि राजस्थान के भी बाड़मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है। अब भारत में जो उसका पेट्रोलियम है, इंडियाज पेट्रोलियम रिजर्व आर एस्टिमेटेड एट 1,700 करोड़ टन्स। भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। दिस इंक्लूड लैंड एंड अपशोर रिजर्व। तो यह स्थलीय और अपतटीय क्षेत्र में संचित है। जहाँ पर पानी पाया जाता है, जहाँ पर पानी का एरिया है, वहाँ पर तेल का भंडारण पाए गए हैं। तो 4 भागों में वितरित है तेल का भंडारण। वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में है, गुजरात में है, खंभात बेसिन में और गुजरात प्लेन्स में। थर्ड, मुंबई हाई अपसोर्स मतलब मुंबई हाई अपतट प्रदेश में है। चौथा है ईस्ट कोस्ट रीजन, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बेसिन। तो ये हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। यूरेनियम एंड थोरियम, ये दोनों नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना। परमाणु बनाने के लिए भी यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। बोथ एलिमेंट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एटॉमिक आर न्यूक्लियर पावर। यूरेनियम सोर्सेस आर वेरी लिमिटेड इन इंडिया, हेंस द मिनरल हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को भी इसे आय करना पड़ता है। हमारे यहाँ कम पाया गया है यूरेनियम और थोरियम, तो बाहर से मंगाना पड़ता है। हाउ वेयर लार्ज रिजर्व हैव बीन फाउंड इन एक तुम्बलपल्ली और भीमा नदी के तट में
इसका भंडार मिला है, ऐसा खोज किया गया है। इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया जाता है। थोरियम हैज़ बीन फाउंड अलॉन्ग द केरला कोस्ट। सिंस थोरियम रिजर्व द अबाउंडेड, इंडिया इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर पावर यूजिंग थोरियम। भारत प्रयास कर रहा है कि उसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग बढ़े, क्योंकि भारत में यह खनिज मात्रा विपुल मात्रा में पाया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर ऑल सोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड दिस मिनरल कैन ओनली बी माइंडेड बाय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो परमाणु ऊर्जा के स्रोतों पर केंद्र सरकार पर पूर्ण नियंत्रण है। इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु बनाने का जो पावर है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है ना। तो इसका जो खनन है, माइन करने का जो पावर है, उसको गवर्नमेंट को दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में से होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। लगभग 200 साल पहले अधिकांश लोग हमारे क्या करते थे? खेती करते थे। टिल अबाउट 200 ईयर बैक मोस्ट पीपल यूज टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ आधे से ज़्यादा लोग कृषि में कार्य करते थे। एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन यूज टू कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, और ज़्यादातर उत्पादन भी खेतों से ही आता था, है ना। इन द डेवलप्ड नेशन टुडे मोस्ट पीपल वर्क इन इंडस्ट्रीज एंड रिलेटेड सर्विस एंड वेरी फ्यू आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों के ज़्यादातर लोग उद्योगों में और उससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं, और बहुत कम लोग खेती काम करते हैं, है ना। खेती में ये कि डिपेंड रहना पड़ता है, गांव में नहीं जुड़ा रहना पड़ेगा उनको। तो आजकल शिक्षा, एजुकेशन के नाम से, मेडिकल सुविधा के नाम से लोग शहरों में रहना चाहते हैं, और इंडस्ट्रीज़ कहाँ रह पाए गए हैं? शहरों में पाए गए हैं। इसलिए औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है। वाइल 60% ऑफ द पीपल आर engaged in agriculture, its contribution to GDP, gross domestic product, is just 18%, 60% is of industries and 56% of सर्विस सेक्टर। भारत में हालांकि 60% से अधिक लोग अभी भी खेती का काम करते हैं, है ना। इसके बाद भी राष्ट्रीय उत्पादन, एक घरेलू उत्पादन होता है जिसमें सब सामान बने जाते हैं, उसको देखेंगे तो पाएंगे तो केवल 18% खेत से आता है वो, और 26% उद्योगों व 56% सेवाओं के क्षेत्र में हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है ना, उद्योग ज़्यादा खुले हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द 18th century and gradually the nature of industrial production began to change all across the world। 18वीं शताब्दी में हमने देखा था इंग्लैंड में औद्योगिकरण क्रांति प्रारंभ हुई थी, मतलब उद्योग धंधे ज़्यादा लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन के तरीके बदल गए, जिसे औद्योगिकरण के नाम से जाने जाने लगा। इसी औद्योगिकरण के बाद से उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इस प्रकार हमने देखा कि 18वीं सदी के बाद से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में औद्योगिकरण ज़्यादा देखा गया है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर इम्पैक्टिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, क्या क्या चीज़ होना चाहिए उद्योग स्थापित करने में, है ना। तो सबसे पहले अपन जान सकते हैं कि रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के बिना अपन कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कोई सामान प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट आएगा रॉ मटेरियल, है ना। तो रॉ मटेरियल में क्या होगा? इंडस्ट्रीज आर जनरली सेटअप नियर सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्थानों पर की जाती है, ताकि जो आने जाने का सामान है, ट्रांसपोर्ट है, वो कम लगे, so that expenses on transport can be reduced. If you buy 100 worth of iron and raw cotton, you can guess which will be lighter. अगर हम 100 रुपये का लोहा और उतने ही कीमत का कपास खरीदेंगे, कौन अधिक वजनदार होगा? आप सोच सकते हैं। जो लोहा है भारी होने के कारण ज़्यादा जगह लेगा, और कपास हल्का होने के कारण ज़्यादा जगह घेरेगा। तो ऐसे जगह में अपन
कारखाना लगाना चाहेंगे जहाँ पर कपास की खेती अधिक होगी, वहाँ पे सूती वस्त्र के कारखाने खुलेंगे। लोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर आदि भारी अयस्क हैं। इसे इन उत्पादन क्षेत्रों से दूर औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर यातायात का खर्च उत्पादन के मूल्य को अधिक बढ़ा देगा, है ना। आने जाने में अगर खर्च ज़्यादा होगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज दैट यूज दिस और फार फ्रॉम द माइनिंग एरियाज will greatly increase production cost, which is why these industries are set up near the sources of material. इसलिए इस तरह के उद्योगों की स्थापना इसके समीप की जाती है। एल्युमिनियम फैक्ट्री एट कोरबा, स्टील प्लांट इन भिलाई, सीमेंट प्लांट इन जामुल नियर दुर्ग आर लोकेटेड क्लोज टू माइंस that produce the raw materials. However, the cost of transportation for cotton or cotton yarn is much less. Therefore, the factories are often far away from the raw material sources. तो कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना है, भिलाई में लोहा इस्पात कारखाना है, दुर्ग के जामुन में सीमेंट का कारखाना है। ये सब खदानों के पास ही लगाए जाते हैं, है ना। इसके विपरीत कपास का भार बहुत ही कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे के परिवहन में होने वाला खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए सूती उद्योग भी बाजार के समीप लगाया जा सकता है ना। नेक्स्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है इंडस्ट्रीज के लिए? ट्रांसपोर्ट। टुडे प्रोडक्शन इज डन इन मेनी डिफरेंट पार्ट्स। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर डन इन डिफरेंट प्लेसेस quite often in location across the globe and then brought together and assembled in location. अब परिवहन कई टुकड़ों में हो रहा है। उत्पादन के कई हिस्से या कल्प पुर्जे के आसपास के कारखाने या विभिन्न के देशों के छोटे कारखानों में तैयार होकर आते हैं और किसी एक देश में इन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है। मतलब कार बनाना है तो टायर है दूसरी कंपनी से आएगा, दूसरी जगह से आएगा, उसका बॉडी है वो दूसरे पार्ट जगह से आएगा, है ना, इंजन हो दूसरी जगह से आएगा। तो पार्ट पार्ट में बनकर किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है, फिर वो कंपनी द्वारा बाजार में बेचा जाता है। दिस मेक ट्रांसपोर्ट एज एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज वाई अदर देन रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वाटर, रोड एंड रेल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। इस कारण उद्योगों की स्थान तो क्या होगा इससे, अब कंपनी में बेचने के लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। कच्चे माल या इनपुट को उद्योग तक लाने के लिए, तैयार माल को बाजार पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन मतलब कोई व्हीकल्स होंगे जैसे ट्रेन है, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, ट्रक, है ना, जिसमें सड़कें अच्छी रहेगी तब आसानी से लाने ले जाने में सुविधा होगी। इस कारण उद्योग के स्थान निर्धारण में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवहन के रूप में वाटर, रोड एंड रेल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। तो परिवहन के रूप में जल, सड़क, रेल और हवाई यातायात के साधनों का उपयोग किया जाता है। इनके माध्यम से कच्चे माल को उद्योग तक लाया जाता है और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक लाने का काम किया जाता है। दे हेल्प ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ एंड प्रोडक्ट गुड्स टू मार्केट। तो पहले कच्चा माल आएगा, उसके बाद ही कोई माल तैयार होता है। तो कच्चे माल के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है और बनने के बाद उसको मार्केट तक लाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो सेकेंड पार्ट परिवहन अदा करता है इंडस्ट्रीज खोलने में, है ना। थर्ड आएगा आपका पावर आर एनर्जी, शक्ति या ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पावर टू कीप द मशीन इन ए फैक्ट्री गोइंग, इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, हाइड्रल पावर स्टेशन, विंड, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। तो किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है ना। अब विद्युत शक्ति क्या होता है? बिजली, जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। कोल इज हैवी मटेरियल, आल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ एस प्रोडक्ट व्हेन कोल इज बर्न इन पावर प्लांट बर्न टू जनरेट एनर्जी। कोयला वजन में काफ़ी भारी होता है,
साथ ही कोयले से बनने वाले जो बिजली गृह के आसपास के क्षेत्रों से कोयले से निकलने वाली जो राख है ना, एस बोला जाता है, वो काफ़ी प्रदूषण होता है। तो अब कोयले का विकल्प क्या हो गया है? डीजल। द सब्स्टिट्यूट फॉर कोल इज डीजल, बट नॉट ओनली डस इट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। तब कोयले का स्थान किसने ले लिया है? डीजल ने। तो इससे प्रदूषण कम पाया गया है ना, उसकी मात्रा, प्रदूषण की मात्रा सीमित हो गई है और समय के साथ इसे खत्म हो जाने का भी डर है। इट इज़ अवेलेबल इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटीज, देयरफॉर अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नाउ बीइंग एक्सप्लोर्ड। सोलर एनर्जी, हाइडल पावर, विंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट आर सम ऑफ फॉर एग्जाम्पल। तो समय के जैसे सौर ऊर्जा, पवन, बिजली, वायु ऊर्जा, कचरे से बिजली बनाना, ये सब कार्य किया जा रहा है ना। हर चीज़ को, जैसे सौर ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, प्राकृतिक ऊर्जा है, पानी है, हवा है, बिजली, और कचरे से भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है। अब दिस द मोस्ट कास्ट इफेक्टिव सोर्सेस इज हाइडल एनर्जी विच इज़ जनरेटेड बाई वाटर स्टोर्ड इन डैम, बट द प्रॉब्लम ऑफ दिस डैम बेस्ड पावर जनरेशन इज दैट valuable forest, agriculture land and village get submerged। तो इससे सबसे किफ़ायती बिजली बांधों से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा है, लेकिन बड़े बांधों से बहुमूल्यवान खेती हर ज़मीन डूब जाती है। ज़्यादा बांध बनाए जाते हैं तो क्या होता है? बांध आसपास की ज़मीन डूब जाती है, जो जंगल रहते हैं वो डूब जाते हैं, कई गांव को जाना पड़ता है। छोटे और मध्यम बांध पहाड़ी ढलानों पर बनने के कारण बिजली संयंत्र इसके लिए उचित विकल्प हो सकते हैं। तो पहाड़ों पर, है ना, प्लेटू पे सब को बनाना चाहिए ताकि आसपास के गांव हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो इफेक्ट ना हो। स्टेट वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज continuously available have a higher chance of industrialization. Electricity has to be available round the clock for 24 hours day in factories। फिर देखा जा रहा है जिन राज्यों में या देशों में विद्युत सतत व सस्ती मिलती है वहाँ औद्योगिकरण की संभावनाएं बढ़ जाती है। मतलब जहाँ पानी और कोयला अधिक होगा वहाँ पर बिजली अधिक उत्पादन होगा, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है। यहाँ सतत का तात्पर्य क्या है? किसी भी कारखाने में मशीन चलाने के लिए विद्युत 24 घंटे निर्बाध रूप से मिलते रहने से है ना। हम दूसरे स्टेट को देते हैं, छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन इतना अच्छा है कि हमको दूसरे देशों में देना पड़ता है, दूसरे राज्यों में देते हैं। नेक्स्ट आएगा बाज़ार, मार्केट। सामान बनने के बाद उसकी वैल्यू कब बढ़ती है? जब वो मार्केट में अच्छे रेट में जाता है। अ प्रोडक्ट इज़ कंज्यूम्ड थ्रू द मार्केट। किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाज़ार में खपत होती है। सो ऑल प्रोड्यूस हैज़ टू बी टेकन टू द मार्केट। अतः सभी उत्पादों को बाज़ार तक ले जाना होता है। द कंस्टेंटली चेंजिंग नेचर ऑफ मार्केट आल्सो इम्पैक्ट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। साथ ही लगातार बदलते हुए बाज़ार के स्वरूप भी उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखना कि मार्केट में हर समय नई नई चीज़ें आती जाती हैं, है ना, उसमें भी बहुत कंपटीशन है। व्हेन वी से मार्केट इट जस्ट डस नॉट रिलेट टू रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बट आल्सो इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड इंश्योरिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इज रिटेंडेड बाई मेकिंग द प्रोड्यूस अट्रैक्टिव एंड इंश्योरिंग क्वालिटी। तो बाज़ार से तात्पर्य केवल परिवहन खर्च कम करने से नहीं है, बल्कि बाज़ार में नए नए उत्पादकों की खपत के साथ साथ लोगों का उत्पादनों के प्रति रुझाव रखने के लिए वस्तुओं को आकर्षक बनाना, और उसमें गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है ना। उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए और देखने में अट्रैक्शन होना चाहिए, वो माल ज़्यादा बिकता है। तो वैसे ही बाज़ार की भी ज़रूरत होती है, जिसे दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तरह के उत्पाद की मांग करें, अर्थात लोगों की सोच, रुचि और खपत में समरूपता हो, है ना। तो लोगों के रुझान की ओर, मतलब लोगों को कैसा चाहिए उसके हिसाब से सामान बनाया जाता है। पिछले 25 वर्षों के बाद
आप मोबाइल को देख सकते हो, मोबाइल में कितना चेंजेस आपको देखने मिला है ना। तो 1991 इज़ वेरी फ्यू कंपनी यूज टू मैन्युफैक्चर मोबाइल सेट एंड वेरी फ्यू पीपल owned them because they did not have access। तो मोबाइल भी कम लोगों के पास होता था क्योंकि लोगों की पहुंच बहुत कम थी। आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, मोबाइल बनाती हैं। टुडे नंबर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चर मोबाइल सेट्स टू कीप देम सेल्फ अफ्लोट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। दे कंसल्टिंग इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स एंड डिजाइन एट चीपर रेट देन बिफोर। तो कंपनियों में भी होड़ लग गई है ना। बाज़ारों की प्रतिस्पर्धा के कारण अपने आप को बनाए रखने के लिए भी कंपनियां नए नए फीचर के साथ नए नए आकार लेकर आती, नए डिज़ाइन लेकर आती है और सस्ते मूल्य पर मोबाइल को बाज़ार में लाती है ना। अगर आप सस्ते रेट में देखोगे, उसमें अच्छी क्वालिटी पाई गई है, अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है, तो लोगों का ध्यान उस पर जाता है। दिस कीप द कंज्यूमर अट्रैक्टेड एंड द कंपनी मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राहकों का आकर्षण अपनी ओर कर सके और बाज़ार में अपना पुनः स्थापित कर सके, इस प्रकार से सामान बनाया जाता है, मटेरियल बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है लेबर। स्किल्ड एंड ट्रेंड लेबर इज़ नीडेड टू वर्क इन इंडस्ट्रीज। हम देखते हैं कि उद्योग में काम करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित मजदूरों की आवश्यकता होती है। कुशल इसलिए चाहिए कि वो सामान को अच्छे से बना सके, ज़्यादा वेस्ट ना करे, है ना, और बहुत दिन तक वो टिकाऊ रहे, ऐसे मजदूर की आवश्यकता होती है। वन आल्सो नीडेड स्किल्ड मैनेजर्स, सेक्रेटरीज, कंप्यूटर प्रोग्रामर एक्सेट्रा। इसके साथ ही कुछ कुशल मैनेजर, वैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्रियलिज़ेशन आल्सो mandates for a few people to think out of boxes, make new discoveries, find solution to problems and think differently from the crowd। उद्योगों की भी ज़रूरत क्या होती है, कुछ लोग लीक से हटकर नई नई चीज़ों की खोज करें, समस्याओं के नए हल खोजते रहें। अर्थात लोगों में एक सृजनशीलता की भावना होना चाहिए, नए नए कार्य कर सके, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ज़्यादा सोच वाले लेबर की आवश्यकता होती है ना। उसके लिए उनको क्या होना पड़ेगा, ट्रेनर देना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। डेवलप कंट्री हैव ए लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड वर्कर बट वेज लेवल आर हाई एज द वर्कर आर ऑर्गेनाइज एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। तो विकासशील देशों में मजदूरों की समस्या बहुत भिन्न है। सघन जनसंख्या वाले देशों में बेकारी की गंभीर समस्या है, अतः वे सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उनमें कुशलता की कमी होती है। वो सिर्फ देख देख कर सीखे रहते हैं, पैसे के अभाव के कारण वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं। दिस डेंसली पॉल्यूटेड कंट्री देयर इज प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो पीपल आर रेडी टू वर्क फॉर लोअर वेज। तो ऐसे में वो कम पैसे में काम करना चालू कर देते हैं। बट दे आर आल्सो लेकिंग इन स्किल्स। वे अधिकांश अशिक्षित होते हैं और आधुनिक उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो देश के कई कारीगर ऐसे होते हैं जो कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में भी ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। मैनी वर्कर हैव हैड टू बी सेंड अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, है ना। तो मिल मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने वर्कर को किस टाइप से ट्रेनिंग देना चाहता है। किसी को वो विदेश भी भेज देता है, विदेशों में ये नई नई तकनीकें आई हैं, है ना, मशीनों को कैसे चलाना, उसकी समस्या का कैसे समाधान करना, ये सब बारीकी से सीख कर आते हैं लोग। द सिग्निफिकेंट चेंज इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन रिसेंट टाइम्स ऑफ द कंपनीज हियरिंग मच लेजर परमानेंट एम्प्लॉयज़। रोजगार के मामले में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। कंपनियों ने अब स्थायी मजदूर व कर्मचारी रखना कम कर दिए हैं और वे अस्थायी व ठेके पर मजदूरी रखने लगी हैं, है ना। दे कीप कंट्रोल्यूजन स्टाफ, हायर वर्क फोर्स थ्रो कंडक्टर एंड आउटसोर्स वर्क। वे अस्थायी व ठेके पर मजदूरी करने लगी हैं, काम का आउटसोर्सिंग करने लगी हैं। इससे कंपनी की श्रम लागतों में काफ़ी बचत हो रही है। जैसे बहुत दिन तक एक वर्कर काम करेगा तो पुराना होने के कारण उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो
तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको अस्थायी रूप में रख रहे हैं, परमानेंट नहीं रख रहे हैं, है ना। ये कहाँ का है यह परिस्थिति, दिस हेल्प कंपनीज आर सेव इन लेबर कॉस्ट, द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम डेवलप कंट्री। ये सब विदेश वाले लोग ऐसा अपना रहे हैं ना। ये परिस्थितियाँ यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों की परिस्थितियों से बहुत भिन्न हैं। अब नेक्स्ट आएगा कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। तो ये सब के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर इंटेलिजेशन इज़ कैपिटल। औद्योगिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण की ज़रूरत क्या है, पूंजी की। टू मेक अवेलेबल कैपिटल मेनी इंडस्ट्रियल नीड टू इस्टेब्लिश्ड शेयर मार्केट, बैंक, इंश्योर कंपनीज आर सम ऑफ एग्जाम्पल। तो पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई संस्थाओं का स्थापित होना आवश्यक है, जैसे शेयर बाजार चाहिए, बैंक चाहिए, बीमा कंपनी चाहिए। इनके होने से ही किसी भी उद्योगपति को कारखाने लगाने में जरूरी पूंजी उपलब्ध होती है। लोग अपना धन खाली और अनुपयोगी ना रखे, उसे लाभ कमाने के लिए निवेश करे। इसके लिए बैंक जैसी संस्था की ज़रूरत होती है ना। तो बैंक भी चाहिए उनको, फैक्ट्रीज चाहिए। प्राइवेट कैपिटल इज इन्वेस्टेड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी केवल व्यापारिक तथा लाभ की दृष्टि से लगाई जाती है ना। शेयर होता है, उसमें भी हाफ हाफ हिस्सा रहता है, कुछ हिस्सा कर्मचारियों का रहता है, कुछ सरकार का रहता है, कुछ अपना भी लगाती है। इस प्रकार की पूंजी से उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित होते हैं जहां लाभ की संभावना निश्चित हो। सच कैपिटल इज इन्वेस्टेड ओनली इन प्लेसेस वेयर प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमम। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन टेक्सटाइल मिल्स इन मुंबई हैड हैपन फॉर द सेम रीज़न। जैसे मुंबई के कपड़ा उद्योग में व्यक्तिगत पूंजी का आकर्षण इस दृष्टिकोण से हुआ था। इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो द सेम लॉजिक। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड बैलेंस डेवलपमेंट आर फैक्टर दैट ड्राइव गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। इसके विपरीत सरकारी पूंजी निवेश केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास, प्राकृतिक संपत्ति के उपयोग, संतुलित विकास को ध्यान में रखकर सरकार पूंजी निवेश किया जाता है ना। आप देख रहे हैं कि भिलाई स्टील प्लांट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आएगा टेक्नोलॉजी। द मोर मॉडर्न द टेक्नोलॉजी चीपर एंड ईजियर इट बिकम टू प्रोड्यूस इन लार्जर क्वांटिटीज़। औद्योगिकी जितनी आधुनिक होगी उतना ही सहज और निम्न लागत पर ज़्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा, है ना। मॉडर्न होना चाहिए। तो आप देखना जितना मॉडर्न होगा वो सहज और कम कीमत पे सामान को प्रोड्यूस कर सकता है। अवेलेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज वेयर एवर द लेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू स्लोअर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो हम देख रहे हैं कि विकसित जो देशों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकीकरण होने के कारण वहाँ औद्योगिकरण अधिक संभव हुआ है ना। जबकि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के कम विकास होने से उद्योगों का कम विकास हुआ है। मतलब ये बता रहा है कि नए नए टेक्नोलॉजी होने के कारण वो देश ज़्यादा अधिक विकास करता है। और टेक्नोलॉजी जहाँ कम है, जैसे इंडिया है, यहाँ टेक्नोलॉजी कम देखा गया है, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ कम हैं, नए नए अनुसंधान, नई नई तकनीकी हैं, वो भारत में कम पाए गए हैं। इसके लिए क्या करना है हमको, नए नए अनुसंधान, नई तकनीकी का विकास करना है जिससे उत्पादन ज़्यादा हो सके। जैसे एक एग्जांपल इसमें बताया है, हाई क्वालिटी स्टील फ्रॉम हाई क्वालिटी आयरन ओर इज पॉसिबिलिटी। अगर उच्च गुणवत्ता की लौह अयस्क से उच्च गुणवत्ता युक्त लौह इस्पात निर्माण का किया जा सकता है, लेकिन कम गुणवत्ता वाले लोहा होगा उसे उच्च क्वालिटी का लौह उत्पादन किस प्रकार संभव है ना। इसलिए नए अनुसंधान का प्रयोग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर ऑटोमेटिक मशीन दैट हेल्प प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नई नई स्वचालित मशीनों के उपयोग से सर्वाधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी विकास की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है।
इस प्रकार देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। और क्या बताया गया इसके साथ साथ, दुनिया में भी अभी संचार के माध्यम से को पता चल जाता है कि क्या मेथड उपयोग किया जा रहा है जो इंडस्ट्रीज में काम आएगा। टुडे देयर इज़ लॉट ऑफ competition between companies which makes imperative the use of latest technology to ensure quality and scale। तो अधिक गुणवत्ता उत्पादन के लिए आधुनिक व नई तकनीकों का उपयोग करें। इसके लिए कंपनियां हैं, कई कंपनियां हैं नई तकनीक वाली कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन का काम करती है, पार्टनरशिप में काम करते हैं। फॉर द मेनी कंपनी टाई अप आर एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ कंपनीज डैट हैव न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। पार्टनर में काम करते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके। फॉर एग्जांपल आइडिया इंडिया में क्या बताया गया है, हीरो कंपनी ट्राइड अप विथ होंडा। तो हमारे यहाँ जो आप देखते हो हीरो होंडा कंपनी है, उन्होंने जापान के साथ मिलकर एक हीरो होंडा साइकिल का उत्पादन किया था। अब हालांकि दोनों अलग अलग हो गए हैं, भारत ने हीरो को ले लिया है और होंडा जापान की ओर चला गया है। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी टू इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डस नॉट हैव लिबरल टर्म फॉर इंडस्ट्रीज। तो उद्योग की स्थापना है किस पर निर्भर है, सरकार की नीति पर निर्भर करती है। सरकार है किस प्रकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाती है। यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना के लिए उदारता नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा। जैसे इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़े जगह की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार को उसको कम रेट में देना है ना, बिजली पानी में उसको मदद करना है। तो सरकार की पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर निर्भर करता है कि हमारा उद्योग जो है कैसा बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल विल नॉट चूज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट इन कंट्रीज वेयर द पॉलिसी आर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, ताकि लचीली होना चाहिए। शासकीय नीति कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। जो उद्योगपति जो चाहता है उसको सरकार को उसमें मदद करना है। उद्योगपति ऐसे देश में पूंजी निवेश करते हैं जहाँ शासकीय नीति लचीली होती है, जहाँ शासन कम से कम हस्तक्षेप करे, है ना, जहाँ बुनियादी सुविधाएं दे सरकार है, सड़कें, बिजली, यातायात आदि व्यवस्थित होना चाहिए। वेयर बेसिक फैसिलिटीज सच एस लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके।